देखो बेटे, हम लोगों ने अपनी लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बातें करी थी और हमने फाइनली लैंडी जी फैक्टर की कैलकुलेशन की थी। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन जी मैन इफेक्ट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो जी मैन इफेक्ट की बात करने वाले हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि जैसे बोहर्स के ज़माने से हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस तो अवेलेबल थी ही थी। देन हमने एलएस कपलिंग वगैरह की बात की तो हमने वी फाउंड दैट कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस स्टार्ट हो गया था। कुछ लाइनें सिंगलेट और ट्रिपलेट की टर्म्स हमारे पास आ गई थी। जे एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई थी हमारे पास। देन जीमैन ने क्या किया बेटा? जीमैन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। व्हाट ही डिड, he put the source of light, or you can say we put the atom in the magnetic field. जिसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आप स्टडी कर रहे थे बेटा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। नहीं फाउंड कि जो स्पेक्ट्रल लाइन आप स्टडी कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी बिना मैग्नेटिक फील्ड के, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा तो that spectral line gets split either in 3 components or sometime in more than 3 components. So यही जो splitting of spectral lines है in presence of magnetic field क्या कहलाता है बेटा? हमारा जी-मैन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया जी-मैन ने क्या किया? मैंने मोटी सी बात बताई। सारा आज के लेक्चर में भी, कल के लेक्चर में भी हम सब यही काफी इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जब हम किसी भी अपनी स्पेक्ट्रम को, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जब उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो वी फाउंड कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी स्पेक्ट्रम के अंदर, दैट गेट्स स्प्लिटेड एंड दिस स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in presence of magnetic field, in presence of magnetic field is called G-man effect, is called G-man effect. अब जो ये स्प्लिटिंग है बेटा, ये किस बात पे डिपेंड करती है? मेजरली इट डिपेंड्स, दिस स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन एक तो मेनली एक इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पढ़ाऊंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड मेनली इस बात पे भी रहता है कि जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन जिसको आप स्टडी कर रहे थे वो लाइन सिंगलेट लाइन है कि ट्रिपलेट लाइन है। ठीक है ना, उधर वेदर लाइन इज सिंगलेट और ट्रिपलेट, and majorly it is the role of magnetic field. ठीक है, depending upon the strength, ठीक है, depending upon this the strength of applied magnetic field, we divide this into 2 categories. One is normal G-man effect, one is normal G-man effect, and another one is anomalous G-man effect. ये डिपेंडिंग अपॉन कि मैग्नेट, अगर ये कब होता है? अगर आप क्या करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो आपके पास नॉर्मल क्या फर्क होता है वही हमने डिस्कस करना है, ठीक है। और अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बेटा
तो आपके पास जो कुछ आता है वो क्या कहलाता है, आपका अनोमलस जेमिन। क्यों कहते हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, आज के हम अपने इस वीडियो में नॉर्मल जीमैन इफेक्ट देखेंगे बेटा, और कल के नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, आपका अनोमलस जीमैन इफेक्ट देखेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम कहाँ से बेटा, पहला जो है आपका, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। देखो क्या है कि अगर हम, मैंने अभी बताया, अपने एटम को जिसकी स्पेक्ट्रल लाइंस अपने स्टडी करनी है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इट इज फाउंड दैट द स्पेक्ट्रल लाइन गेट डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स और 2 मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स में बात करते हैं, अभी 2 पे भी आएंगे फिर, ठीक है ना, पर मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है। एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, sorry, spectral line into 3 components is called a normal Zeeman effect. That is splitting of spectral line into 3 component lines. 3 component lines in presence of, ये इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड योर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। कैसे, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझाता हूं आपको, थोड़ा सा देखिएगा क्या है इसका सिस्टम, देखें हम, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब समझते हैं सिंपली, मान लीजिए इसके अंदर हमने लो प्रेशर के ऊपर कोई गैस भरी हुई है, गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इट स्टार्ट रेडिएटिंग आउट, यू कैन से डिस्चार्ज इसमें से होगा, और मतलब इसमें से रेडिएशंस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेट अस सपोज लाइट की फॉर्म में आ रही है, हम ये मान लेते हैं, ये कुछ वायर जुड़ी होंगी ना, कैथोड एनोड प्लेट बनाई हुई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा कि क्या होते हैं, गैस पार्टिकल्स हैं आपके पास, ओके। दिस इज, लेट अस सपोज क्या बोल रहे हैं इसको हम, क्या है बेटा आपकी ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब, दिस इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, ठीक है। एक हम केस ले रहे हैं कि जब हमने व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, सॉरी व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लीजिए मुझे एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है बेटा, एक स्पेक्ट्रल लाइन है, लेट अस सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यून, ओके। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स रख रहा हूं, समझ लो, ये मैग्नेटिक पोल्स रख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, क्योंकि आपने कैसा मैग्नेटिक फील्ड लगाना है बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, एंड मान लीजिए कि इट हैज ए स्मॉल होल इन इट, 3D में देखेंगे तो मतलब समझ रहे, पोल्स के बीच में स्मॉल होल है ताकि आप यहां से देख सकें इसको, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहां से देखते हैं, कहां से, मैग्नेटिक फील्ड पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप सबको पता ही है, कहां होती है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बेटा पैरेलल हो गया, तो यहां से जो कुछ दिखेगा ना बेटा, देखो जीमैन इफेक्ट तो है ही है, क्योंकि आप किसके प्रेजेंस में देख रहे हो, आप मैग्नेटिक फील्ड में, एंड यू आर वाचिंग क्या, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज, लेंथ के पैरेलल। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal, what is that called? Longitudinal G-man, normal G-man effect। तो इसके अंदर मतलब समझ में आ गया कहाँ से स्टडी कर रहे हो? मैं कहूँ तो यहाँ पोजीशन डाल दूं, ए पोजीशन से देख रहे ए, या यहाँ से भी देख सकते थे आप। कहाँ से स्टडी कर रहे हैं? पोजीशन ए और बी पोजीशन से देख रहे हैं। तो पता है आपको क्या मिला? हमें जब ये स्टडी किया बेटा, तो इट इज फाउंड कि जो नॉर्मल लाइन थी, डॉटेड दिखा रहा हूँ, ये मिली ही नहीं, डॉटेड मतलब गायब थी। एंड वी गोट 2 more लाइन्स। एक जो लाइन थी वो अब क्या हो गई? 2 लाइन्स में डिवाइड हो गई। एक की फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से कुछ कम थी और दूसरे की न्यू नोट से जितनी ये पहले की कम थी उतनी ज्यादा थी बेटा। ठीक है, जी मैन ने इनको नाम दे दिया बेटा सिग्मा कंपोनेंट। अभी नाम तो भाई साइंटिस्ट अपने हिसाब से सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आप करते थे, इनको क्या कह दिया उन्होंने? सिग्मा कंपोनेंट कह दिया। अभी मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि जी मैन ने एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड किया था, फिर क्यों हुआ ऐसा, ठीक ना? देन क्यों पढ़ जाएंगे। पहले ये तो पता चले कि हम पढ़ना क्या है, क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, होता क्या है नॉर्मल जी मैन इफेक्ट, पहले हम उसको समझ रहे हैं बेटा। सिग्मा कंपोनेंट लाइंस कहा उन्होंने, एंड ही फाउंड कि दीज 2 लाइंस वर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। 4th सेमेस्टर में था सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट्स। ठीक है, फिर उन्होंने कहाँ से देखना स्टार्ट किया इसको बेटा? यहाँ से, मतलब मैं कैसे दिखाऊंगा 3D में, समझो आप इन लाइंस के परपेंडिकुलर, मतलब बाहर की तरफ आ जाओ, इसके पैरेलल ना जाके, ठीक है, परपेंडिकुलर, मतलब इस पोजीशन में यहाँ पे लगा रहा हूँ डॉट, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं सी पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये सी पोजीशन कौन सी है, कैसी है बेटा हमारी? मैंने बताया आप लोगों को, अगर हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं हम सी पोजीशन, लेकिन सी समझ गए बाहर की तरफ है बेटा, परपेंडिकुलर टू द लाइंस है। ये नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट वाज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था बेटा। और अब इसको बोलते हैं, चूंकि ये क्या हो रहा है आपका परपेंडिकुलर देख रहे हैं, तो ट्रांसवर्स, ये वर्ड वेव्स में भी यूज करते थे आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दूसरे को हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर बोलते हैं कि ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स नॉर्मल। नॉर्मल तो चल ही रहा है, ये नॉर्मल सिंपल नॉर्मल वाला था, परपेंडिकुलर वाला नहीं था, जी मैन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर टू, कहां से स्टडी कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने क्या बताया, आप सी पोजीशन पे से स्टडी कर रहे हो। एंड व्हाट जी मैन फाउंड कि इस बार 3 कंपोनेंट आए बेटा। एक तो अपनी ओरिजिनल लाइन थी, न्यू नोट आई, एक वही न्यू नोट माइनस डेल्टा न्यू वाली लाइन आ गई, और एक न्यू नोट प्लस डेल्टा न्यू वाली लाइन आ गई। ही फाउंड कि देयर आर 3 लाइन्स बेटा। ओके, ये तो वही सिग्मा कंपोनेंट्स, और इसको क्या नाम दे दिया बेटा? पाई। अगेन सारे के सारे क्या है बेटा? पोलराइज्ड हैं। ठीक है, इट इज फाउंड, ही एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि भाई हमारे पास जो है, इस केस में जो पहली बात तो इस केस में जो ट्रांसवर्स वाला केस चल रहा है, यहाँ लिख रहा हूं बेटा कि भाई सारे के सारे लीनियरली पोलराइज्ड हैं। और लीनियरली पोलराइज्ड में जो पाई कंपोनेंट है, पोलराइजेशन पढ़ा है हमने, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि विच हैज वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। जो ऑर्डिनरी वेव होती है बेटा, ऑर्डिनरी लाइट होती है, वो अनपोलराइज्ड होती है, ठीक है नहीं? और अनपोलराइज्ड लाइट हैज वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, और यहाँ पर पोलराइज में एक ही डायरेक्शन, तो यहाँ पर पाई जो कंपोनेंट है हैज वाइब्रेशंस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ओके, एंड सिग्मा कंपोनेंट्स
हैज वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो स्प्लिटिंग मैं बोल रहा हूं कि जो एक लाइन होनी थी बिना मैग्नेटिक फील्ड में, नाउ इट बिकम्स बेटा 2 लाइंस, और यू कैन से कितनी होगी, 3 लाइंस हो गए हमारे पास, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्प्लिटिंग है ये क्या कहलाती है बेटा, आपकी नॉर्मल जीमैन इफेक्ट कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्यों, पर लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट जिसको मैं कह रहा हूं, दिस इज रेयरली ऑब्जर्व, दिस नॉर्मल जीमैन इफेक्ट इज रेयरली ऑब्जर्वेबल, बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, रेयरली ऑब्जर्व। अब आप कहेंगे सर इतना मुश्किल से मिलता है और आप नॉर्मल कह रहे हो, जबकि दूसरे का नाम है एनोमलस, ठीक है, और वो बहुत कॉमनली मिलता है, वो सिंपल मिल जाता है वो, और लेकिन नाम यहाँ जी मैंने उल्टे रख दिए, फिर तो भाई इसका नॉर्मल नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि जो नॉर्मली मिले, नॉर्मली कौन सा रहता है जो कल पढ़ाऊंगा मैं, एनोमलस, लेकिन नाम उसने इसका नॉर्मल रख दिया, पता क्यों रखा, वैसे तो ये बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसकी जो थ्योरी अभी जो मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ बेटा, वो बड़ी सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, नॉर्मल सी थ्योरी लगाकर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए जीमैन ने इसका नाम क्या रखा था, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट रखा था, ठीक है बेटा। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट इज रेयरली ऑब्जर्व्ड बिकॉज इट कैन बी एक्सप्लेन, it can be explained by simple theory, simple theories, ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाएंगे और ये एक्सप्लेन हो जाएगा। दूसरी बात बेटा, इससे पहले मैं थ्योरी स्टार्ट करूँ, एक बात और बता दूं कि ये उन्हीं एटम्स में होता है, 3 लाइंस की जो स्प्लिटिंग है, ठीक है कि नहीं है, जिन एटम्स का नेट का बेटा नेट स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 0, सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज, ठीक है, ऑब्जर्व इन दोज एटम्स, in those atoms for which spin magnetic moment, net spin magnetic moment क्या होता है बेटा, 0, that is only, that is इसका मतलब क्या हुआ, कौन, दो ही तो बताए थे बेटा, एक स्पिन का होता है और एक ऑर्बिटल का होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो नॉट 0 होगा, एंड इसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है बेटा, उसका कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब बेटा मैं कि जो कुछ मैंने पढ़ाया ऊपर है ना, कि भाई 3 लाइनों में स्प्लिट हो रहा है, एक की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, एक की कम आ रही है, एक की ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कि तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ऐसा क्या हो जाता है कि ये लाइनों की स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग में भी फ्रीक्वेंसीज का गैप उतना ही कम हो रहा है और उतना ही ज़्यादा हो रहा है, यानी सीधी सीधी बात है बेटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। देखो बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे पास कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है सिर्फ। आपको पता है कि अगर हम किसी एटम को, अगर हमारे पास कोई एटम है बेटा और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मेरे पास मान लीजिए एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और कौन इसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, म्यूएल है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, टॉर्क एक्ट करना स्टार्ट कर देगा हमारे पास, ओके। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो आप कहेंगे वी नो कि भाई व्हेन
ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू एल बेटा, ठीक है। स्पिन वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा आपका? इट इज म्यू एल बी कोस थीटा। दिस इज म्यू एल है, ई नहीं है ये, म्यू एल बी कोस थीटा। तो ठीक कर दूं, ये एल है यहाँ पे ना, ये हम लोगों ने +2 में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी यूज होता है ये आपका, ठीक है। म्यू एल बी कोस थीटा, टॉर्क लगता है पी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा लगता है, ओके। ये आ गया हमारे पास। एंड लास्ट ही लेक्चर देखना बेटा, यानी कि जी मैंने सेकंड यूनिट का हमने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था, बिल्कुल इससे पहले वाला जस्ट वीडियो आप देखेंगे, तो उसमें मैंने ये करवाया था, याद भी आएगा आपको, कि म्यू एल अपॉन पी एल, ये था बेटा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस वाज एंगुलर मोमेंटम। इनका रेशियो कांस्टेंट आता है E/2m, जायरो मैग्नेटिक रेशियो कहा था हमने, ठीक है ना बेटा। और वेक्टर फॉर्म में जब लिखा था तो माइनस भी लगाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस का, ये हमने कहा था, ओके। तो एक माइनस का साइन वहां पर हमने लगाया था। तो ठीक है। और जब स्पिन की बात की तो आपको याद आएगा, मैंने कहा था स्पिन के केस में बेटा ये 2 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, म्यू एस बाई, जब पी एस की बात कर रहे थे हम, तो E/2m से ट्वाइस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैं म्यू एल की वैल्यू निकाल लूँ, इट इज E/2m इंटू पी एल, और रखा हो तो मैं पी एल की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। पी एल मैंने करवा रखा है बेटा आप लोगों को L स्टार इंटू कोस थीटा, क्यों भाई, इट इज L स्टार इंटू कोस थीटा, नहीं कोस थीटा नहीं, सॉरी, L स्टार इंटू एच कट, ये तो होता है बेटा L स्टार इंटू एच। तो भाई लास्ट लेक्चर में याद करो क्या होता है आपका H अपॉन एच कट, यानी इसको याद भी यूँ भी आ जाएगा आपको, इनको लिखा था L इंटू L+1 का अंडर रूट, और इट इज H अपॉन 2π, ठीक है। तो पी एल की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, E/2m, और दिस इज L स्टार H अपॉन 2π, ओके। नंबर रादर 2 कर लो, और अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। और म्यू एल की वैल्यू देखो बेटा, ये आ गया EH अपॉन 4πm इंटू L स्टार। ये भी तो देखो ना क्या था, EH अपॉन 4πm, पिछले लेक्चर्स में बताया बेटा मैंने, पिछले वीडियो, जस्ट इससे पीछे वाला वीडियो देखें, EH अपॉन 4πm, इट वाज म्यू बी बेटे, बोर मैग्नेटोन, म्यू बी, इट वाज बोहर्स मैग्नेटोन, यस बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा म्यू एल आ गया और छोटा ही आ गया, तो ये दिस इज बेटा म्यू बी और L स्टार, ठीक है। L स्टार की वैल्यू हमारे पास है, हमें जरूरत पड़ने पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बेटा नंबर 4 में, ठीक है, पुटिंग इन 4। तो ये आ गया बेटा चेंज इन एनर्जी का फार्मूला आ गया मेरे पास, दिस इज बेटे म्यू एल की जगह म्यू बी एल स्टार बी कोस थीटा, म्यू बी L स्टार H कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक की बात है बेटा। और अगर आप इसको देखें बेटा, L स्टार कोस थीटा, इट इज जब 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे याद करो बेटा, ML, ये क्या था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया था B, अब याद आ जाएगा आपको, ये था बेटा, याद आया, L, और ये थीटा एंगल, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ड्रा करवाया था, और इस प्रोजेक्शन को मैंने बताया था ML, दिस वाज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। बेटा 7 क्वांटम नंबर से शुरुआत की थी हमने,
तो वहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो एल स्टार है, कोस थीटा को बैठाऊं, ये आ गया एम एल म्यू बी, और ये क्या आ गया बेटा आपका एच आ गया, नंबर 5 आ गया। तो ये आ गया चेंज इन एनर्जी। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में लगा दूंगा ना बेटा, तो हर एक लेवल के अंदर इतना चेंज आ जाएगा। एंड वी नो दिस एम एल कैन हैव वैल्यूज, याद करो वहीं पे बताया था, दिस एम एल कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, दैट इज कितनी हो गई थी, 2l + 1 वैल्यूज हो गई थी कि नहीं हो गई थी। तो जितनी इसकी वैल्यूज होंगी बेटा, मतलब एम एल मान लीजिए माइनस एल पुट किया तो एक वैल्यू आ गई, दूसरी तीसरी, तो यानी हमारे पास जो स्प्लिटिंग होगी है ना, कोई भी जो एनर्जी लेवल होगा बेटा, इसका मतलब वो कितने लेवल्स में टूट जाएगा, 2l + 1। ये लेवल्स की बात चल रही है अभी, बी केयरफुल, लाइंस की बात नहीं चल रही। लाइन अलग चीज है, लाइन तो क्या होगा, दो लेवल्स के बीच में जंपिंग की वजह से होगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज है, तो इसको मीन्स हैंस a given energy level, a given energy level, ठीक है ना, splits, अभी मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, splits into 2l + 1 सब लेवल्स, ठीक है। चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही लेवल है बेटा और एक ही लेवल है, ठीक है, दो एनर्जी लेवल्स हैं। एंड अभी देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ है, इधर आपका बी जो है वो 0 है, नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। मान लीजिए बेटा इसकी एनर्जी E01 है, 0 स्टैंड फॉर नो मैग्नेटिक फील्ड इन अब्सेंस, ठीक है। ये इनिशियल लेवल था, ये मेरा फाइनल लेवल है, ठीक है। अब एक एटम यहाँ से यहाँ तक जंप करता है, तो बड़ी सिंपल, सबको पता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो बेटा क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, एच न्यू। तो ये जो एच न्यू होगी बेटा, ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, देखो इन दोनों के डिफरेंस, एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बेटा। सॉरी ये बना देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, और ये न्यू नोट, सब कुछ नोट 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 मीन्स व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। अभी हमने नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो ये केस है, फील्ड इज अप्लाइड। तो बेटा जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी न्यू नोट वो आ गई, ये EO1 - EO2 अपॉन H। ये कौन सी है, जो ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल जो दिखाई थी बेटा आपने, ये वाली न्यू नोट थी व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए, और व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, चेंज इन एनर्जी अभी आपने निकाला, हर एक लेवल की एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, ml म्यू बी और h, ये तो दोनों कांस्टेंट है, बोहर मैग्नेट्रॉन और ये, और m मान लेते हैं बेटा, इसके लिए ml की वैल्यू ml1 है, और इसके लिए ml की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, ml2 मान लेंगे, ठीक है ना। यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ है ही नहीं, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये जो एनर्जीज हैं क्या क्या बन जाएंगी, देखो इसकी जो एनर्जी थी इसमें ये ऐड हो जाएगा, ऐसे इसकी एनर्जी में भी ये ऐड हो जाएगा, मतलब क्या मॉडिफिकेशन होकर क्या बन जाएगा, देखो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया कि हमारे पास एनर्जी क्या बन जाएगी, देखोगे तो आप ई जो हो जाएगा बेटा किसी भी लेवल का, वो हो जाएगा इन अब्सेंस प्लस चेंज इन एनर्जी। तो जैसे मान लीजिए E1 हमने नोट हटा दिया है ना, तो ये क्या किस में चल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब्सेंस में कितनी थी, E01 थी बेटा, प्लस क्या चीज़ है, ML1, क्यों भाई, फर्स्ट लेवल के लिए ML1 चाहे तो ब्रैकेट में लगा ले, और क्या हो गया, म्यू भी तो कांस्टेंट है, उसका तो फर्क नहीं पड़ता लेवल से, H हो गया। ऐसे ही सेकंड की बात करेंगे, उसकी एनर्जी कितनी थी अब्सेंस में,
प्लस उसके लिए ml मैंने क्या मान लिया बेटा, 2 मान लिया, म्यू भी तो सेम ही है, और h ये मतलब ml फर्स्ट लेवल का और ये ml सेकेंड लेवल का। ओके, ये आ गया मेरे पास। तो अब क्या होगा आपके पास, अगर ये एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, जंप करेगा किस लेवल से, E1 से और E2, फिर से भाई ये इनिशियल लेवल है मेरा, ये इनिशियल लेवल की एनर्जी होगी बेटा, ये फाइनल की हो गई। अगेन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा ना बेटा, तो एच न्यू फिर से कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा आपके पास, और दिस इज न्यू इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन H, और दिस कम्स आउट टू बी बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, EO1 माइनस EO2 बाई H प्लस म्यू बी, H बाहर हो गया इन दोनों में से, अंदर बच गया ML1 माइनस ML2 बाई H, ये वाला H, इससे H से तो एक H कैंसिल आउट हो गया, और इसकी ये देखो बेटा EO1 माइनस EO2 बाई H न्यू नोट हो गया, ये क्या हो जाएगा देखो बेटे, न्यू इज इक्वल टू दिस इज न्यू नोट प्लस म्यू बी, एंड इसको क्या मैं डेल्टा ML मान लूँ, डेल्टा ML, बताइए ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक की बात है। और जब वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, किसकी, डेल्टा ML, और म्यू बी जो है बेटा, ठीक है ना, म्यू बी की वैल्यू तो क्या फिक्स है, EH अपॉन 4 पाई m है हमारे पास, ठीक है। तो ये आया नंबर 8। नाउ भाई जब तक स्प्लिटिंग नहीं थी तब तक तो ठीक था, ये सीधा सीधा जंप कर रहा था, लेकिन जब स्प्लिटिंग हो जाएगा तो क्वांटम मैकेनिक्स ने कंडीशंस लगा रखी हैं कि एज सच आप ऐसे किसी से किसी लेवल में जंप नहीं कर सकते। पिछली बार मैंने आप लोगों को उसके सोडियम एटम का जब करवा रहा था, अल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रा, तब भी मैंने बताया था कि चेंज इन एन इंटीजर होना चाहिए, और फिर डेल्टा एल की कंडीशंस लगाई थी, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा सिलेक्शन रूल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सारा का सारा जो सिलेक्शन रूल का ही खेल होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई कि सिलेक्शन रूल्स क्या है यहाँ पर, कि जो डेल्टा ML है या तो ये 0 हो सकता है बेटा, या प्लस माइनस 1 हो सकता है, बस सारा का सारा खेल अभी सिलेक्शन रूल से आ जाएगा। चेंज इन ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, या तो 0 बेटा, या प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, हमारे पास प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेटा, 3 वैल्यूज आगे कि नहीं आगे देख लो, बाकी ये कांस्टेंट न्यू नोट कांस्टेंट बेटा। अगर मैं 0 पुट करता हूँ हमारे पास, इफ अगर मैं यहाँ ही कर दूँ, इफ बेटा डेल्टा ML 0 हो जाए तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यू नोट। एक लाइन आ गई कि नहीं आगे बताओ, यहाँ पर एक लाइन तो वो आएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाली होगी, तो वो आपको एक्सपेरिमेंटली मिल भी रही है, ये देखो ये ठीक है। और हमारे पास इफ डेल्टा ML को बेटा मैं प्लस माइनस 1 ले लूँ, तो न्यू जो हो गया वो हो गया न्यू नोट प्लस माइनस, है ना, ये 1 हो गया हटो, और ये क्या हो गया आपका EH अपॉन 4 पाई m हो गया, इट इज EH। भाई ये कुछ गड़बड़ हो गई, छोटी सी टर्म कहीं हमसे गड़बड़ हुई है, पता मेरे को कैसे पता चला। देखो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि हम बीइंग टीचर्स हमें सब कुछ याद होता है या नहीं। मैं लिखता जा रहा था, मैंने अभी सोचा EH बाई 4 पाई m तो बोर मैग्नेट्रॉन है बेटा, एंड लास्ट टाइम मैंने बताया था कि भाई बोर मैग्नेट्रॉन तो जो है ना उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं,
पर सेकंड में हर्ट्स में एम्पियर पर मीटर तो नहीं ऐड हो सकता। इसका मतलब मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है। देखेंगे कहाँ मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक मैं बताता हूँ कहाँ हुई है। यहाँ देखो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है बेटा, एम एल म्यू बी एच, और मैंने गड़बड़ हो गई भाई ये तो, एक बार और पीछे चलो, यहीं पे गड़बड़ हो गई। तो ये चल रहा था म्यू एल बी कोस थीटा, ठीक है। हमने म्यू एल की वैल्यू पुट की म्यू एल एल स्टार। हाँ देखो बेटा एच कहाँ से आ गया, म्यू एल की वैल्यू थी म्यू बी एल स्टार, और हमारे पास तो यहाँ से इसको उठाएंगे हम बेटा, और यहाँ से हमारे पास गलत होना शुरू हो गया ये स्क्रीन कैसे है। तो यहाँ पे देखो बेटा गलती ठीक करते चलते हैं। यहाँ पे देखो एच तो खत्म हो गया था, एच नहीं था ये क्या था हमारे पास, बी था बेटा। ये अरे यार क्या हो गया, ये बी था बेटा, यहाँ बी था, ठीक है। जहाँ जहाँ एच लिखा वहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा बेटा ये, ठीक है। ये बी था हमारे पास, तो अगर हम यहाँ पर भी बात करूँ तो ये सब बी बन जाएगा। अब ठीक है, यहाँ तक तो सीख चला रहा है, ठीक है। अब ये बी बनेगा तो ये नीचे वाला एच नहीं कटेगा, फिर ये हमारे पास एक एच का फैक्टर क्या होगा, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, बी आएगा। मैं थोड़ा सा वेरी इसके डायग्राम से ना मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको, जो डायग्राम पार्ट है इसका, बस ये ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे तो क्या था आपका, बी है बेटा, और यहाँ पर एच है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बी और आएगा और एक एच और आएगा, तो इस एच से एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा अब यहाँ पर, ये बच गया बेटा 10B। तो आप देखो बेटा एक क्या हो गई, न्यू नोट से कम आ गई, और एक न्यू नोट से क्या आ गया आपके पास, ज़्यादा आ गई कि नहीं आ गई। एक क्या आ जाएगी, न्यू नोट प्लस ई बी बाई 4m, और दूसरी क्या आ जाएगी, न्यू नोट माइनस ई बी बाई 4πm आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको कि एक सेम फ्रीक्वेंसी और एक उससे ज़्यादा और एक उससे कम आती है। डायग्राम से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।